हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया का इलेक्शन हुआ अनअपोज बेसिस पर एज अ नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। उसके साथ साथ हम यूएनएससी के बारे में सारा जो भी कैसे इलेक्शन होता है, क्या इसका मैंडेट है और क्या इसका टर्म ऑफ रेफरेंस है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो ये है कि इंडिया का जो इलेक्शन हुआ है वो नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में हुआ है। तो हम परमानेंट मेंबर नहीं हैं, नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हुए हैं। नॉन परमानेंट मेंबर का जो टर्म होता है वो 2 साल का होता है और हमें जो वोटिंग हुई थी जनरल असेंबली में, उसमें 193 मेंबर्स में से 184 वोट्स मिले हैं। तो एक भारी संख्या में हमारी जीत हुई है। उसके साथ साथ हमारे अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ का इलेक्शन हुआ है। उन कंट्रीज़ का नाम है आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे। तो ये और कंट्रीज़ भी जीती हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन में, जो कि वेडनेसडे को हुए थे। इंडिया एक कैंडिडेट था नॉन परमानेंट सीट का एशिया पैसिफिक कैटेगरी से और यहाँ से अनअपोज्ड खड़ा हुआ था। मतलब हमारे खिलाफ कोई और इस कैटेगरी से नहीं था, तो हमारी जीत पक्की थी। मतलब हमारी सीट पक्की थी, क्योंकि हर कैटेगरी से, हर रीजन से एक नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होता है। बट हमें देखना ये था कि हम कितने मार्जिन से जीतेंगे। तो हमारी जो है एक सीट कहीं ना कहीं हमें पता था कि हम जीत सकते हैं, बिकॉज हमारे खिलाफ कोई और खड़ा नहीं था एशिया पैसिफिक कैटेगरी से। और हमारी जो विक्ट्री है, ये देखिए, हम इसलिए भी विक्टोरियस रहे क्योंकि हम अकेले कैंडिडेट थे और इस ग्रुपिंग से। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारी जो है हम अनअपोज जो है एशिया पैसिफिक कैटेगरी से आते हैं। मतलब कि हमें एंडोर्स किया गया था 55 नेशन ग्रुपिंग के द्वारा। मैं हमारी जो एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग है उसमें 55 नेशंस हैं और चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों भी ने भी हमें अपोज नहीं किया था। बेसिकली क्या था कि इंडिया का जो टर्म आने वाला था 2025 के आसपास हमारा टर्म आने वाला था। जो खड़ा होना था, जो ये सीट जानी थी, वो बेसिकली अफ़गानिस्तान को जानी थी। बट अफ़गानिस्तान ने एज ए गुडविल जेस्चर ये सीट अपनी गिव अप कर दी थी इंडिया के फेवर में, और इसीलिए इंडिया को मौका मिल पाया कि हम इस 2021 के इलेक्शन में खड़े हो सकें। तो ये जो इलेक्शन है ये वेडनेसडे को कंडक्ट हुआ था। 75th सेशन ऑफ असेंबली में ये कंडक्ट हुआ था। नेशंस अपने बैलेट देने आए थे और नेशंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपना वोट कास्ट करके चले गए थे। टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स का भी सिलेक्शन हुआ है और कुछ मेंबर्स जो है सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भी सिलेक्ट हुए हैं। और ये स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट्स किए गए थे क्योंकि कोविड है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स जारी रखना था। तो 3 फेजेस में ये वोटिंग की गई थी। तो इंडिया पहली बार जो है यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में सिलेक्ट नहीं हुआ है। ये 8th टाइम होगा जब इंडिया सेलेक्ट हुआ है। इससे पहले 7 बार और इंडिया का सिलेक्शन हुआ है। 1950-51 में हम बने थे, फिर 1967-68 वाले सेशन में, 1972-73 के सेशन में, 77-78 के सेशन में, 84-85 में, 91-92 में, और सबसे रिसेंटली अगर हम देखें तो 2011-12 में भी हम लोग जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हुए थे। प्रोसीजर क्या होता है, तो टोटल अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें 15 मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट होते हैं जिनका नाम है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। हर साल जनरल असेंबली जो है 5 नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करती है 2 साल के टर्म के लिए। तो हर साल जो है 5-5 इलेक्ट होते हैं। तो स्टैंडिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं। क्योंकि टर्म 2 साल का होता है तो हर ऑल्टरनेट ईयर जो है 5 मेंबर्स रिटायर होते हैं, इसीलिए इलेक्शंस हर साल 5 नॉन परमानेंट सीट्स के लिए होते हैं। अभी अगर जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें तो वो रीजनल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 5 जो है मेंबर्स आते हैं अफ्रीकन और एशियन स्टेट से, 1 मेंबर आता है ईस्ट यूरोपियन स्टेट से, 2 मेंबर्स आते हैं लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट से, और 2 मेंबर्स आते हैं वेस्ट यूरोपियन और बाकी स्टेट से। तो आप ये देखिए, टोटल जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से 5 अफ्रीका और एशिया से, 1 जो है ईस्ट यूरोप से आता है, 2 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से आते हैं, और 2 वेस्टर्न यूरोप और बाकी स्टेट से आते हैं।
इलेक्ट होने के लिए काउंसिल में मेंबर को कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए मेंबर स्टेट्स की, जो कि प्रेजेंट और वोटिंग है। तो हमें जो है 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। सबसे पहले तो आपको एंडोर्स किया जाना, जिस भी ग्रुपिंग से आ रहे हैं आप, उस रीजनल ग्रुपिंग के द्वारा आपको एंडोर्स किया जाना चाहिए, फिर आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। और उस इलेक्शन में जब खड़े हुए हैं तो वहाँ पर जब आपको 2/3 सीट्स मिलेंगी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से, तब आपको जो है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में आपका इलेक्शन हो पाएगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है ये, अगर हम एज ए नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत पावरफुल बॉडी है और ये लीडरशिप प्रोवाइड करती है रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम में। तो पहले क्या था कि यूएनएससी में केवल परमानेंट मेंबर्स हुआ करते थे। रिफॉर्मेशन के बाद जो है 10 नॉन परमानेंट मेंबर और जोड़े गए हैं, जिससे कि होलिस्टिकली ये पता चल सके कि क्लोज डोर के पीछे क्या बातें होती हैं। तो ऐसे में अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो वोट नहीं होते और सारे डिस्कशंस में वो शामिल होते हैं। इंडिया का जो इलेक्शन है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, वो टेस्टामेंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है कि वो ग्लोबल लीडरशिप को इंस्पायर कर रहे हैं और स्पेसिफिकली कोविड-19 के टाइम पर एक स्ट्रॉन्ग विजन है। वर्ल्ड जो है इंडिया में बिलीव करता है। ये वर्ल्ड ने मोहर लगा दी है 182 वोट्स दे करके कि मैक्सिमम कंट्रीज़ 14 कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज़ इंडिया में बिलीव करती हैं, इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करती हैं और इंडिया को जो है ग्लोबल लीडर के रूप में देखती हैं। इंडिया जो है मेंबर बनेगा एक क्रिटिकल जंक्चर पे, और ये कोविड से हम लोग लड़ रहे हैं, पूरी विश्व लड़ रहा है। ऐसे में इंडिया कहीं ना कहीं लीडरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, ओरिएंटेशन देगा इस रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम में। अब देखने वाली बात यह है कि देखिए, ये अगर हम मल्टीलेटरल फोरम्स की बात करें तो एक बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है, जहाँ पे हम बहुत सारे मल्टीलेटरल फोरम्स को हम हेड करेंगे या करने वाले होंगे 2022 के आसपास। तो 2021 में हम जो है यूएनएससी के एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में होंगे। 2021 में हम जो है G20 की समिट को भी होस्ट करेंगे। उसके अलावा हम अगर हम बात करें बाकी मल्टीलेटरल फोरम्स की, तो बहुत सारे मल्टीलेटरल फोरम्स में हमारा जो है एक बड़ा योगदान G11 की अगर हम बात करें तो G11 में अभी हमें 2020 में इनवाइट किया गया है। तो आप ये देखिए, मल्टीपल एरिनाज हैं जहाँ पर हम अपनी डिप्लोमेसी को काफ़ी तेज़ी से परस्यू कर सकते हैं और कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं। इंडिया की जो जर्नी है यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी रिमार्केबल है। हम एक फाउंडिंग मेंबर थे यूनाइटेड नेशंस का और हमने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप यूएन पीस कीपिंग मिशन की बात करेंगे तो इंडिया की शायद सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स देता है कोई कंट्री तो वो इंडिया है। इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है यूएन पीस कीपिंग मिशन में। उसके अलावा हम बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड प्लेयर हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन है एट द इंटरनेशनल एरिना, और रूल बेस्ड जो है हम प्ले करते हैं इंटरनेशनल एरिना में। बाकी राउज कंट्रीज़ की तरह जो रफ़ कंट्रीज़ हैं, जो कि ट्रीटीज़ को नहीं देखती हैं, जो कि ट्रीटीज़ को तोड़ करके और डिसंगेजमेंट को तोड़ करके, मतलब डिसंगेजमेंट का एग्री करके और प्री मेडिटेटेड रूप से एम्बुशिंग करती हैं, वैसी कंट्रीज़ में से हम नहीं हैं। हम एक रूल बेस्ड कंट्रीज़ हैं। हम मल्टीलेटरल फोरम्स की, मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ की, हर और इवन बायलेटरल ट्रीटीज़ की जो है हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। हम बहुत सारी यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ में काम करते हैं। प्रोग्राम्स में हमारा जो एक योगदान है काफ़ी सब्सटैंशियल है। हमारी इंटेलिजेंसिया, जैसे हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स जो है काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले किया है उन्होंने बहुत सारे मल्टीलेटरल फोरम्स में। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इंडिया के बहुत सारे इंटेलिजेंसिया वर्ल्ड बैंक में काम किया है उन्होंने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारा जो है बहुत सारे लोगों ने काम किया है। यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया का योगदान रहता है। WHO में अगर हम देखें तो इंडिया का काफ़ी योगदान रहता है। हम बहुत एक भारी रूप से हम वैक्सीनेशन के जो ड्राइव है उसमें अपना जो है रोल प्ले करते हैं। तो इंडिया एक काफ़ी सारे रोल्स प्ले करता है मल्टीलेटरल फोरम्स में और रिस्पॉन्सिबल रोल्स प्ले करता है। एक ऐसा वक्त जब हम सेलिब्रेट करेंगे
5th एनिवर्सरी जो है यूनाइटेड नेशंस की, और उसके बाद 2022 में हम 75th एनिवर्सरी अपनी इंडिया की सेलिब्रेट करेंगे। उस वक्त इंडिया जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होगा, और इससे जो है हम अपनी जो वसुधैव कुटुंबकम की जो एक भावना है उसको सामने रखने में सक्षम हो पाएंगे। इंडिया बहुत लंबे टाइम से जो है बात मांग करता रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए, और इंडिया का कहना है कि हम डिज़र्व करते हैं परमानेंट मेंबर के रूप में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट को। और अभी करंट फॉर्म में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को रिप्रेजेंट नहीं करती है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि एक कंसेंसस कहीं ना कहीं चाइना का जो एक परमानेंट मेंबर है चाइना, तो इसकी वजह से चाइना के खिलाफ चाइना ने बहुत सारी चीज़ों को हमारे वीटो किया है हमारे ऊपर। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के फेवर में चाइना के जो है रिस्पॉन्सेस रहे हैं, और जो वीटो की एक सिस्टम है जहाँ पे परमानेंट मेंबर्स को वीटो का एक दिया जाता है वीटो का जो वोटिंग पावर है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इंडिया का कहना है कि ये जो पुराना स्ट्रक्चर था जहाँ पे आपने 5 हेगेमन्स को आपने जो है ये स्पेसिफिक पावर दी थी, क्योंकि वो उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग नेशंस थे या नेशन इन द बिल्डिंग थे। आज जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। आज हम विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन है, हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, परचेज पावर पैरिटी के अनुसार हम जो है 3rd लार्जेस्ट जीडीपी हैं, और हम जो है काफ़ी बड़ी इकनॉमी है, अपने आप में रोबस्ट इकनॉमी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो ऐसे में इंडिया डिज़र्व करता है कि हम भी जियोपॉलिटिकल एरिना में एक काफ़ी रीजनल प्लेयर की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया में हम एक बड़े रीजनल प्लेयर हैं। तो ऐसे में हमारी भी एक सीट होनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और हमेशा से इंडिया की डिमांड रही है कि या तो आप बिल्कुल परमानेंट मेंबर्स को डिसबैंड कीजिए, या फिर आप इंडिया और साथ के में और भी जो पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस हुआ, फ्रांस इंडिया के साथ पूरा सपोर्ट करता है इसको, और जापान हुआ, तो ये सारी कंट्रीज़ मिल करके इनकी ग्रुपिंग है पूरी, जो कि डिमांड करते रहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है चेंजेस आए और हम इसमें जो है परमानेंट सीट दी जाए कुछ कंट्रीज़ को। और ये जो कवायद है इसको अभी बल मिलेगा बिकॉज़ जो अभी स्क्रिमिशेस चल रहे हैं चाइना के साथ, अब चाइना का जो एक पंगा लेने का एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे नेशंस के साथ चाइना के बायलैटरल रिलेशंस को ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक छोटा सा एक स्टेटमेंट आया था जो कि काफ़ी इनकन्क्लूसिव नहीं है, जिसको हम एक इस डायरेक्शन में नहीं देख सकते, बट कहीं ना कहीं अमेरिका और इंडिया एक सेम पेज पर आते जा रहे हैं कि परमानेंट मेंबर की सीट इंडिया को दी जानी चाहिए। तो ये अगर अमेरिका को हम डिप्लोमेटिकली और ज़्यादा विन कर पाते हैं और अमेरिका का एक सपोर्ट ले पाते हैं इंडिया के कॉज में, परमानेंट मेंबर की सीट के कॉज में, तो काफ़ी बड़ी एक डिप्लोमेटिक जीत होगी हमारी, और ये कहीं ना कहीं नई सदी में इंडिया के लिए एक नई पहचान लिखने में कायम होगा। तो आई होप कि ये अच्छा हो सके एज अ डिप्लोमेट। हमें जब भी आप लोग डिप्लोमेट्स बनते हैं, आप में से कुछ लोग डिप्लोमेट्स बनेंगे, तो आप लोग भी ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो अगर इंटरनेशनल एरिना में जो एक सबसे बड़ा काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी पावरफुल ऑर्गन है वो यूएनएससी है, और वहाँ पर या कोई भी मल्टीलेटरल फोरम हो जो कि जिसके में पावर ज़्यादा है, वहाँ पर एक इंडिया के लिए टेबल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे फोरम्स के मेंबर होते हैं तभी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया के सामने रख पाते हैं। तो मेंबरशिप जो है जितनी हो सके उतने मल्टीलेटरल फोरम्स में इंडिया की होनी चाहिए, और एक अच्छी पोजीशन जो है होनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी डिप्लोमेसी को चाइना की तरह काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोएक्टिव कर सकें, और इंडिया के लिए एक चेंज जो है विश्व के हेल्प से ला सकें, जहाँ पर हमारी प्रोमिनेंट पोजीशन हो वर्ल्ड में और साथ साथ एशिया पैसिफिक रीजन में भी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।